In this video, we will discuss class 10th science lesson number 1 chemical reactions and equations. इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की साइंस लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन, the process in which two or more substances formed a new substance with new properties is called chemical reaction. एक ऐसी क्रिया जिसके अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है पहले वाले सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग होती हैं, इसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. The substances which take part in a chemical reaction are called reactants and the substances which are formed due to a chemical reactions are called products. ऐसे substances जो chemical reaction में हिस्सा लेते हैं उन्हें reactants बोलते हैं और ऐसे substance जो reaction के बाद बनते हैं या reaction के दौरान बनते हैं उन्हें products बोलते हैं. देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये जो जिंक है और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या है, रिएक्टेंट है. ये क्या है, रिएक्टेंट, बोथ आर रिएक्टेंट. और यहां देखिए जो हमें मिला, क्या मिला, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, और ये क्या बने हमारे प्रोडक्ट्स. क्या बने, प्रोडक्ट्स. तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स and the substance which are formed due to a chemical reaction are called product. So reactant and product. Chemical change, a permanent change in which the original substance give rise to one or more new substances with different properties is called a chemical change. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसे केमिकल चेंज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. जब आप इस मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बर्न करेंगे तो आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, फर्स्ट वन रेस्पिरेशन, सेकेंड वन डाइजेशन ऑफ फूड, थर्ड वन सेटिंग ऑफ कर्ड, फोर्थ वन डस्टिंग ऑफ आयरन, नेक्स्ट burning of wood or paper, ripening of fruit, cooking of food, bursting of cracker. ये सब एग्जाम्पल्स हैं केमिकल चेंज की. इसी प्रकार से एक फिजिकल चेंज होता है जो आप कक्षा 9 क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. द प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, एक एग्जाम्पल है आइस का मेल्ट होना, मेल्टिंग ऑफ आइस, और इवेपोरेशन ऑफ वाटर. कटिंग ऑफ वुड और पेपर. ये सब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज रिएक्टेंट्स. व्हाट इज रिएक्टेंट्स? Reactants, the chemical substances taken originally which may react together are called reactants. So जो chemical substance होते हैं जिनको हम लेते हैं किसके लिए, reaction के लिए, उनको reactants बोलते हैं. And what are products? The new chemical substances formed are called product. जो देखिए मैंने क्या लिया, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो ये क्या है मेरे रिएक्टेंट, और मुझे क्या मिले, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये मेरे क्या बने, प्रोडक्ट. तो ये होते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. हाउ वी विल कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं? बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट वन, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज ऑफ स्टेट. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. देखिए रिएक्शन करने से पहले जो रिएक्टेंट्स हैं उनका कलर कुछ और होता है और रिएक्शन के बाद उनका कलर चेंज हो जाता है. ऐसे ही चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर लाइक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे. तो चेंज इन टेम्परेचर लाइक
reaction between acids and base. Reaction between acids and base. Acids and base ये एग्जाम्पल हो गया. करेक्टरिस्टिक्स होगी चेंज इन टेम्परेचर की. एवोल्यूशन ऑफ गैस, देखिए एक एग्जाम्पल यहां मैंने लिया है. जब जिंक, मेटल जिंक इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट. और यहां देखिए हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है. हाइड्रोजन गैस इवोल्व, ये जो एरो अपवर्ड एरो का जो साइन है ये हमें क्या बता रहा है कि दिस इज अ गैस. सिमिलरली चेंज ऑफ कलर, रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल है चेंज ऑफ कलर का. रस्ट किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का. लेकिन जो प्योर आयरन होता है वो ग्रेश ब्लैक का होता है. जैसे ही इस ग्रेश ब्लैक आयरन के ऊपर रस्ट लगती है तो उस ग्रेश ब्लैक आयरन का कलर किसमें चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर में. अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, ए प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन. एक प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, वो बनता कब है, जब हम कोई दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं. फॉर एग्जांपल when reaction between lead nitrate and potassium iodide solution a yellow precipitate of lead iodide appear. तो ये होते हैं precipitate. What is chemical equation? What is chemical equation? A method, or you can say a shorthand method of representing a chemical reaction in terms of symbol and formulas of different reactants and products is called केमिकल इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, इसे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन. जैसे इस टाइप्स की इक्वेशन के अंदर हम सिंबल ना यूज करके डायरेक्टली कंप्लीट उस केमिकल का नेम यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन. ये एग्जांपल हो गए वर्ड इक्वेशन की. इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज इसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. मतलब हम इन कंप्लीट वर्ड को यूज ना करके इसके सिंबल को यूज कर लें. जैसे कि ये थर्ड एग्जांपल देखिए, जिंक के लिए Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 और हमें मिल रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. यहां मैंने क्या यूज किए, वर्ड ना यूज करके मैंने यहां इनके सिंबल यूज कर लिए, तो ये सिंबॉलिक और इन दी टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला हो गया. सिमिलरली यहां देखिए सोडियम के लिए मैंने Na यूज किया, ना कि यहां पूरा नाम. जैसे मैं इसको अगर ऐसे लिखता हूं सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमें देगा क्या, सोडियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड. तो अगर देखिए यहां पर मैंने सोडियम के लिए उसका सिंबल यूज किया Na, ऑक्सीजन के लिए O2 और सोडियम ऑक्साइड जो मेरा बना उसके लिए जो मेरा फॉर्मूला है Na2. तो मैंने यहां सिंबल और फॉर्मूलाज को यूज किया, तो ये मेरी कौन सी होगी, इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला. ऐसे ही मैग्नीशियम के लिए मैंने सिंबल लिया, ऑक्सीजन के लिए, और यहां पर मैंने फॉर्मूला बना लिया MgO. तो देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन. दो तरीके हैं जिससे हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक तो है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स जिसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, एक है इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला जिसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. नेक्स्ट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल. एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन प्रोडक्ट साइड इक्वल होते हैं, उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. Unbalanced chemical equation, an equation in which the number of atom of each element on two sides of the equation are not equal is called unbalanced chemical equation. एक ऐसी equation जिसके अंदर number of atoms reactant side पे and product side पे equal नहीं होते हैं उसे unbalanced chemical equation बोलते हैं. Example है unbalanced chemical equation का, देखिए आयरन प्लस वाटर, ये हमें दे रहा है Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन. ये है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, और हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन.
अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स, अगर मैं आयरन के एटम्स देखता हूं यहां एक है लेकिन यहां क्या है 3, तो ये क्या है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। लेट अस स्टार्ट नाउ बैलेंसिंग। व्हाट इज बैलेंसिंग? Balancing means to make the number of atoms on reactant side as well as on product side equal। हमें क्या करना है बैलेंसिंग के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के इक्वल करने हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे आयरन प्लस वाटर गिव्स अस Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। देखिए बिफोर बैलेंसिंग ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंसिंग से पहले इस टेबल में देखिए मैं कैसे करूंगा इसको। पहले मैं लिख रहा हूं नेम ऑफ एलिमेंट। मैंने लिखा नेम ऑफ एलिमेंट, पूरी इक्वेशंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो एलिमेंट्स हैं हम उसे यहां लिखेंगे, जैसे आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब मैं चेक करूंगा नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड। आयरन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम। ऐसे ही नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड में चेक करूंगा। आयरन के यहां 3 है और ऑक्सीजन के यहां 4 है और हाइड्रोजन के यहां 2 एटम। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और यहां राइट हैंड साइड पे आयरन के 3 एटम है, तो ये बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन बैलेंस है। नेक्स्ट ऑक्सीजन यहां देखिए 1 है और यहां 4 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। तो इसे कैसे बैलेंस करते हैं देखिए, आयरन प्लस H2 इसका जो तरीका है वो अब हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले बेस्ट तरीका यही है कि आप सबसे बड़े सब्सटेंस को चूज कीजिए। आप देखें यहां पर आयरन के कितने एटम्स हैं 3, तो यहां पर कितने हैं 1। मैं क्या करूंगा यहां पर 3 लिख दूंगा। जैसे ही मैंने 3 लिखा आयरन मेरा इक्वल हो गया, मतलब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 3 से मल्टीप्लाई की और यहां मुझे मिल गए 3 एटम्स ऑफ आयरन जो कि इक्वल है ऑन नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। अब मैं देखूंगा वाटर के अंदर, वाटर में 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, ये तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन के पास 4 है लेकिन यहां कितने हैं 1, तो मैं क्या करूंगा सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो साथ ही मेरा हाइड्रोजन भी मल्टीप्लीकेशन होगी, हाइड्रोजन की भी मल्टीप्लीकेशन हो गई। मतलब अब हाइड्रोजन मेरे हो गए 8 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 8 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के ऑन लेफ्ट हैंड साइड और 4 हो गए ऑक्सीजन। अब देखिए यहां पर राइट हैंड साइड पे तो 4 और 4 इक्वल हो गए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे 8 है हाइड्रोजन के और राइट हैंड साइड पे 2 है, तो मुझे इसे बैलेंस करना है। तो मैं इसे क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरी इक्वेशन बैलेंस होगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और यही मेथड है जिससे हम सारी इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। और इस मेथड का जो नाम है उसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहां लिखा हुआ है FeO कॉल्ड फेरस ऑक्साइड और आयरन 2 ऑक्साइड। क्यों बोलते हैं इसे ऐसा? बिकॉज जो FeO है इसमें जो वैलेंसी है आयरन की हमने कितनी ली है 2। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो में बताया था कि आयरन की जो वैलेंसी होती है, और यू कैन से दैट चार्ज होता है आयरन पे 2 पॉजिटिव भी होता है और आयरन पे 3 पॉजिटिव चार्ज। सपोज ये किससे रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज। मैंने क्या करना है, इसका जो नंबर है, इस चार्ज का जो नंबर है उसे इसके आयरन के नीचे लिखना है और इसका नंबर इसके नीचे। देखो 2 2 दोनों में है कॉमन, तो इसको मैंने क्या कर दिया कैंसिल, तो बचा मेरे पास 1 और यहां पर बचा 1। मुझे क्या मिला FeO। जैसे ही मैं इसकी वैलेंसी 3 लेता हूं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं, 3 यहां लिखेंगे 2 यहां लिखेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा Fe2O3। मतलब यहां पर मैंने वैलेंसी लिया है आयरन की 3 और यहां मैंने वैलेंसी लिया है आयरन की 2। अगर मुझे मिलता है 2 वैलेंसी के साथ FeO तो उसका नाम होगा फेरस ऑक्साइड। अगर मुझे मिलता है Fe2O3 तो उसका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड। ये चीज आपको बच्चों ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
क्या इंपॉर्टेंस है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की? The importance of balanced chemical equation is that it satisfies the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. That is, in a chemical reaction, total mass of all the products is equal to the total mass of reactants. मतलब जो टोटल मास है प्रोडक्ट साइड पे वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंप्लीकेशन ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स अस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या हमें ये इंफॉर्मेशन देती है? सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। सेकंड वन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। थर्ड, mass relationship means relative masses of the reactants reacting and masses of the product form. Relative masses of reactants reacting and masses of the products form। ठीक है। नेक्स्ट, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक टर्म होती है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन मींस जो हमारा टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा और जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक होगा। ठीक है। वॉल्यूम रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो ये हमें देता है वॉल्यूम रिलेशनशिप। आओ अब हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हमें मिलेगा CaCl2 प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम इसे बैलेंस करेंगे। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में मुझे नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट यहां दिख रहे हैं। एक मुझे कैल्शियम दिख रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं तो कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। और राइट हैंड साइड पे कैल्शियम 1 है, क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है और कार्बन 1 है और क्लोरीन 2। कार्बन 1 है और क्लोरीन 2। अब मुझे बैलेंसिंग करनी है। मैं क्या देख रहा हूं कि कैल्शियम मेरा 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी 1 है, तो ये बैलेंस है। कार्बन मेरा 1 है, यहां पर भी मेरा 1 है, तो ये भी बैलेंस है। यहां पर ऑक्सीजन 3 है, यहां पर ऑक्सीजन 3 है, ये भी बैलेंस है। लेकिन यहां देखिए क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, लेकिन यहां हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 2 है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 लिखूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस HCl एसिड को। तो अब देखिए बैलेंसिंग हुई या नहीं। हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2। तो ये मेरी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। अब इंप्लीकेशन में देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं 1 मोल or 1 molecule of calcium carbonate reacts with 2 moles of hydrochloric acid to give 1 molecule of calcium chloride and 1 mole of water and 1 mole or molecule of carbon dioxide। तो ये दोनों पॉइंट यहां पर साफ साफ समझ आ रहे हैं कि 1 मोल कैल्शियम का
कैल्शियम कार्बोनेट का या एक मोलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल्स और मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हमें 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, 1 मोल वाटर मिलता है, 1 मोल और मोलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद मास एंड मास रिलेशनशिप। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या बनेगा, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास क्या बनेगा, देखिए कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 1 का 16 और 3 का 48, तो टोटल 100 ग्राम होगा, टोटल 100 ग्राम। सिमिलरली हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो टोटल हो गया 36.5। बट देखिए यहां पर मेरे पास कितने मोल है, 2, इसका मतलब मेरे पास जो यहां मास बनेगा 73 ग्राम। तो टोटल लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को कितने मिले, 100 ग्राम। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे मैं चेक करूंगा, एक कैल्शियम का 40, 2 क्लोरीन का, एक का 35.5, तो 2 का 71, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास, तो 2 का 2, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, कार्बन का 12 और आगे फिर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर मेरे को मिलेंगे 30। अब इन्हें टोटल कीजिए, जब इन दोनों को टोटल करेंगे 111 111 प्लस 2 113, यू विल गेट 113। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में जोड़िए, प्लस 44 ऐड कीजिए, 7 5 और 1 157 आपको मिलेंगे, प्लस 16 मिलाएंगे तो 173। तो देखिए टोटल मास ऑन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन प्रोडक्ट साइड बोथ आर इक्वल। तो ये मास और मास रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। 173 ग्राम राइट हैंड साइड पे है, 173 ग्राम ही लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब रिएक्टेंट साइड पे भी इतना है और प्रोडक्ट साइड पे भी इतना ही है। तो ये मास और मास रिलेशनशिप के बारे में हमें बताता है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मो एक वर्ड है जो किससे रिलेटेड है, थर्मो इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू हीट, हीट से रिलेटेड है। और ये जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड फोटोकेमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन। ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन है जो हमें इस लेसन में पढ़नी है। फर्स्ट है थर्मोकेमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व मींस हीट इज गिवन आउट। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड एसिड एंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड बोथ आर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक मेटल लिया सोडियम और उसकी मैंने रिएक्शन करवा दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मुझे क्या मिला, NaCl प्लस H2। ठीक है, ये रिएक्शन हुई कैसे, देखिए सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे भी एक पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज की प्रॉपर्टी है सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा, लेकिन रिएक्टिविटी जो सोडियम की ज्यादा है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, किससे, हाइड्रोजन से, तो वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा इसकी पोजीशन से और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा। और ये कैसे रिएक्शन करेंगे, इसका 1 यहां लिखेंगे, क्लोरीन का 1 यहां लिखेंगे, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिलेगा, NaC। तो मुझे मिला NaCl प्लस हाइड्रोजन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। और बर्निंग ऑफ वुड आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ही आप वुड को बर्न करते हैं तो आपको CO2 गैस इन द फॉर्म ऑफ स्मोक मिलती है, धुएं के रूप में मिलती है, प्लस हीट जनरेट होती है। तो जहां हीट जनरेट होगी, जहां हीट निकलेगी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब
For example, when barium hydroxide is added into ammonium chloride NH4Cl, taken in a test tube and mixed with a glass rod, then touching the bottom of the test tube, it is found to be cooler. तो ये मेरे पास एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, मतलब जिसमें हीट दी जाती है, जिस रिएक्शंस के अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सच रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड photochemical reaction. Photo is a word which is related to light. So such reaction which takes place in the presence of light are called photochemical reactions. For example, reaction between hydrogen and chlorine. जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको हाइड्रोक्लोरिक गैस मिलती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है फोटोकेमिकल रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, those reaction in which two or more elements or compounds combine together to form a single compound are called combination reaction. ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड आपस में मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक एलिमेंट है और बी एक एलिमेंट है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी। देखिए यहां पर दोनों मिल गए, कंबाइन हो गए, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखिए जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हुआ क्या, यहां पर मैग्नीशियम है जो और ऑक्सीजन है, इन दोनों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, और हमें यहां कंबाइन होके मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको बैलेंसिंग करते हैं, मैग्नीशियम यहां पर एक है, यहां पर भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहां दो है और यहां पर एक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से दो से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही दो से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन मेरे दो यहां पर भी हो गए, लेकिन मैग्नीशियम मेरे दो हो गए, तो अब मैं यहां क्या करूंगा, दो से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड। जब मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ड लाइम इन द फॉर्म ऑफ एक्वस, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसके अंदर ये क्विकलाइम और वाटर मिलके आपस में हमें एक नया सब्सटेंस दे रहे हैं, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन द अबव रिएक्शन two compound, namely calcium oxide and water, have combined to form a single compound called calcium hydroxide, और इसका another name है इसका slaked lime। नोट, ये जो above reaction है इसे हम यूज करते हैं in white wash of walls. The slaked lime is applied on the walls where it combines with carbon dioxide of the air to form a thin shining layer of calcium carbonate within 2 to 3 days. देखिए जो इस रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन के अंदर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था, जैसे ही हम इसे वॉल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी और हमें क्या मिलेगी, एक थिन शाइनिंग लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर यहां पर इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है डीकंपोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल कंपाउंड, सपोज ए बी एक सिंगल कंपाउंड है और इसको मैंने डिकम्पोज किया तो मुझे मिला क्या, ए प्लस बी। देखिए यहां पर ये ए बी अलग अलग हो गया इंटू ए एंड बी, तो ये एक एग्जांपल हो गया डीकंपोजिशन रिएक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शंस। फर्स्ट वन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस बाय अब्सॉर्बिंग ऑफ हीट आर कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जो हीट एब्सॉर्ब करने के बाद होती हैं उसे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं।
ऑल्सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन की भी डेफिनेशन यही थी कि ऐसी रिएक्शंस जो कब होती हैं, जब उन्हें हीट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट जब हीट को एब्जॉर्ब करता है, ये जो पर्टिकुलर मैंने ट्रायंगल की शेप जो ली है इसका मतलब होता है हीट, तो हमें मिलता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट, द रिएक्शंस which take place when electric current is passed through the compound in molten state or aqueous solution, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए वाटर के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक करंट को पास करा तो मुझे मिला क्या, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो यहां पर जो मेरी रिएक्शन हुई है वो इलेक्ट्रिक करंट देने से हुई है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। What is aqueous solution? Aqueous solution is the solution of any substance. Solution of any substance with water. With water. Or you can say that जिसमें solvent जो होगा वो मेरा water होगा। Solvent क्या होगा? Water. For example, जैसे ही हम NaCl सोडियम क्लोराइड व्हाइट सॉल्ट जो हमारे घरों में होता है, इसको पानी में हम ऐड करेंगे तो हमें इसका एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। द रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल ऐसी रिएक्शंस जो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और उसके बाद होती हैं उसे बोलते हैं फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे जब मैं सिल्वर क्लोराइड लूंगा, एक सोल्यूशन लिया मैंने, सिल्वर क्लोराइड का कंपाउंड लिया, इसको मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया तो मुझे क्या मिलेगा? सिल्वर अलग मिलेगा और क्लोरीन गैस अलग मिलेगी। तो ये देखो यहां पर डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड को जब मैं सनलाइट की प्रेजेंस में रखूंगा तो यहां पर भी डिकम्पोजिशन हो गया, सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमीन अलग। सो द रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from its compound are called displacement reaction। देखिए इन जनरल सपोज एक एलिमेंट था जो कि ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू बी। हुआ क्या, ए ने बी को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पे जाकर खुद लग गया, तो ये बना मुझे क्या मिला, AC प्लस बी। तो ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक जनरल एग्जांपल और उसकी डेफिनेशन। अब इसका जो लॉजिक है वो कहां से मिलता है? ये जो लॉजिक है हमें ये रिएक्टिविटी टेबल देती है। अब देखिए इस रिएक्टिविटी टेबल के अंदर जैसे आप इस रिएक्टिविटी टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, लेकिन जैसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। देखिए पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये कुछ एलिमेंट्स मैंने लिए हैं इस टेबल के अंदर। देखिए पोटेशियम सबसे ऊपर है तो इसकी रिएक्टिविटी सभी एलिमेंट से ज्यादा है, सभी एलिमेंट से ज्यादा। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए यहां पर आयरन को जब मैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो मुझे मिलता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब देखिए आयरन की पोजीशन यहां है और कॉपर की पोजीशन कहां है, ये आयरन कॉपर से ऊपर है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह पे खुद लग जाएगा और कॉपर मेरा सिंगल एलिमेंट के रूप में बच जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज करो कि मैं रिएक्शन करवाता हूं NaOH की प्लस Fe के साथ, तो क्या होगा, यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। कारण क्या है उसका, क्योंकि हमें पता है सोडियम ये रहा ऊपर सेकंड लास्ट, सॉरी ऑन सेकंड पोजीशन,
सोडियम सेकंड पोजीशन पे है, तो ये आयरन को डिस्प्ले मतलब आयरन इसे डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आयरन की पोजीशन बहुत नीचे है एज कंपेयर टू सोडियम, तो यहां पर रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयरन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू different atoms or groups of atoms are exchanged are called double displacement reactions। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो डिफरेंट एटम्स या दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर देते हैं, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। दोज रिएक्शन इन विच टू आयोनिक कंपाउंड इन दिस सॉल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। इन जनरल सपोज ए बी एक मेरे पास कंपाउंड था या ग्रुप ऑफ एटम था, सी डी एक कंपाउंड था। हुआ मैंने क्या देखा कि ए की रिएक्टिविटी सी से ज्यादा थी, तो ए ने सी को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और सी ए की जगह पे जाकर लग गया, तो मुझे प्रोडक्ट में मिला AC प्लस बी। कुछ एग्जांपल मैंने यहां लिए, देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब देखिए इस रिएक्टिविटी टेबल में सोडियम यहां सेकंड प्लेस पे है और हाइड्रोजन यहां है, हाइड्रोजन यहां है। अब रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा है, तो सोडियम हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन जाके OH के साथ मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा? NaCl प्लस वाटर। तो यहां देखिए Na ने हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, the reactions in which aqueous solution of two compounds on mixing react to form an insoluble compound which separates out as a solid called precipitate। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक्वस सोल्यूशन लेंगे हम दो कंपाउंड्स का और उनको मिक्स करेंगे, उनको मिक्स करने के बाद जब रिएक्शन होगी तो हमें एक इनसोल्यूबल कंपाउंड मिलेगा, उसी को ही बोलते हैं प्रेसिपिटेट। Such an insoluble compound is formed when a gas is passed through the solution of a compound। For example, जब मैं इस बैरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो हुआ क्या? मुझे मिला बैरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो यहां जो बैरियम सल्फेट मुझे मिलेगा वो प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है। तो एक एग्जांपल हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो मेरा स्लेक्ड लाइम है, इस स्लेक्ड लाइम को जब मैं व्हाइट वॉश के दौरान वॉल्स के ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और उन वॉल्स के ऊपर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का एक मिल्की सस्पेंशन मतलब एक थिन शाइनी लेयर मिल जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट की इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट और वाटर वहां से इवेपोरेट होता है। तो एक एग्जांपल है दो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। A reaction between acid and base is called neutralization reaction। हम जब एक बेस की एक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और हमें मिलता है साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। तो ये होगी रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों बोला? क्योंकि इस बेस ने इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया और इस एसिड ने इस बेस के इफेक्ट को। सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। Oxidation reactions are those reactions which involves first one gain of oxygen, second one loss of hydrogen। या तो ऑक्सीजन का गेन होगा या हाइड्रोजन लॉस होगा। ऐसे ही रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब रिडक्शन के अंदर या तो गेन होगा या फिर गेन होगा हाइड्रोजन का या फिर लॉस होगा ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे से उलट होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, जब हम इस कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। देखिए यहां पर क्लियरली कॉपर के साथ एडिशन हो गया है किसका, ऑक्सीजन का, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन यहां हो गया है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं, मतलब कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम, burning of magnesium ribbon also an example of oxidation reaction। ऐसे ही रिडक्शन ऑफ कॉपर के लिए देखेंगे, रिडक्शन प्रोसेस क्या है। देखो जब मैं इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा कॉपर प्लस वाटर। देखिए यहां पर क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो यही डेफिनेशन थी रिडक्शन की, या तो लॉस होगा या फिर गेन होगा, तो यहां क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये रिडक्शन रिएक्शन। Next, oxidizing agent. It is a substance which either gives oxygen or gains hydrogen। या तो ये ऑक्सीजन देगा या फिर ये हाइड्रोजन गेन करेगा। Reducing agent is also a substance which gives hydrogen or gains oxygen। देखिए oxidizing agent and reducing agent both are opposite to each other, both are opposite to each other। Redox reaction is defined as combination of both oxidation and reduction reaction। जो redox reactions होती हैं वो combination होती हैं किस किस का, oxidation and reduction का, मतलब एक ऐसी reaction जिसमें oxidation भी होगा और reduction भी होगा, उन reactions को बोलेंगे redox reaction। For example, iron Fe2O3 को जब मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा आयरन प्लस Al2O3। अब देखिएगा यहां पर आयरन Fe2O3 के अंदर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ और एल्यूमिनियम के अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसका तो हुआ, जहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा इसका तो हुआ रिडक्शन, और जहां गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ वहां हुआ ऑक्सीडेशन। तो आयरन, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन का रिडक्शन हुआ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन। अब इस मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन ने ऑक्सीजन को क्या किया है, ऑक्सीजन को दिया है, गिव्स ऑक्सीजन, इसने लूज की है ऑक्सीजन, तो ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसने क्या किया, गेन किया है ऑक्सीजन को, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिडॉक्स रिएक्शन इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो देखिए इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। सो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं ऑक्सीडेशन के, सबसे पहले है कोरोजन, स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा ऑन द सरफेस ऑफ मेटल सो एज टू कन्वर्ट metals into oxide, carbonate, sulfide etc. is known as corrosion। कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर मेटल के ऊपर अटैक होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का, और जो हमारा मेटल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड में, इसे बोलते हैं कोरोजन। इसके अलावा एक और प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग, द formation of brown colored layer on the surface of iron, इसे बोलते हैं रस्टिंग। जैसे रस्टिंग की जो रिएक्शन है, आयरन को जब हम ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड water vapors present in atmosphere react with this iron and we get Fe2O3.XH2। ये हमें
मिला जो फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है? रस्ट का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम इस रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट जो मेथड है बाय पेंटिंग। बाय पेंटिंग, पेंट करके आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग एंड ऑयलिंग, और बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम आयरन के पीस के ऊपर एक जिंक की पतली सी लेयर लगा देते हैं टू प्रिवेंट रस्टिंग। सो इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। हमारा जो लास्ट टॉपिक है रेंचिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन अ फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल्स एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंचिडिटी। देखिए, फूड कंटेनिंग फैट, फूड कंटेनिंग फैट जिसमें ऑयल होता है, वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो खाना जो होता है वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो उस खाने की स्मेल और टेस्ट है वो बेकार हो जाता है। इसे बोलते हैं रेंचिडिटी। क्या बोलते हैं इसे? रेंचिडिटी। मेथड टू प्रिवेंट रेंचिडिटी, देखिए कैसे हम इस रेंचिडिटी को रोक सकते हैं? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके, वैक्यूम पैकिंग करके, वैक्यूम पैकिंग, और रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। आपने देखा होगा जो हमारे पास चिप्स के पैकेट होते हैं, लेज हो गया, है ना, तो इसके अंदर क्या होता है? यहां पर हमारे चिप्स होते हैं और ऊपर एक एयर भरी रहती है, एक गैस भरी रहती है। वो गैस कौन सी है? वो एयर नहीं होती है, वो होती है हमारी नाइट्रोजन गैस, वो होती है हमारी नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन गैस है क्या करती है? इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का जो कट है इन चिप से कट कर देती है। ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक है उसका कांटेक्ट वो कट कर देती है, किससे? इन चिप से, जिसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता और इनका टेस्ट और स्मेल बढ़िया रहता है। तो ये थे रेंचिडिटी के बारे में। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।